So good morning students. So this is our second lecture of quantum mechanics. उम्मीद है आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर देखा होगा. अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पहले पहला वाला लेक्चर देखें ताकि आप क्वांटम मैकेनिक्स से खुद को रिलेट कर सकें. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी के फेलियर्स क्या क्या थे, जिसमें हम मेनली आज पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. उसके बाद हम फर्दर स्टडी करेंगे जो बचे हुए कुछ एक पॉइंट्स होंगे उसके. तो मैं आपको बता देती हूँ. ये हमारे पास चार मेजर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमने कहा कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये होगी फेल. आज तो हम मेनली यही कवर कर पाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. काफ़ी वाइड टॉपिक है तो हम पढ़ते हैं. क्या हुआ कि ये देखा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है कि तुम किसी भी टाइप की रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट करा दो, किसी भी टाइप की, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है, जितनी भी टाइप की तुम रेडिएशंस उसके ऊपर डाल रहे हो वो अपने सरफेस पे उन सबको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, और जब वो उनको एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो इमिट भी करता है. तो देखा गया, और वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्या है, परफेक्ट क्या है, वो एक इमिटर भी है. तो हम इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे. एक तो क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, और इमिशन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इमिशन. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे. तो एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया कि वो सभी टाइप के जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आ रही है वो उन सबको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, बहुत अच्छा एक वो इमीटर भी है. ये चीज़ हमने पढ़ी. तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करने के लिए क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट करा गया. ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिया एक होलो सफियर. ठीक है, ऐसा उन्होंने ले लिया एक होलो सफियर. ये कुछ ऐसा, ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है पर फिर भी ये ऐसा उन्होंने ले लिया एक होलो सफियर. ठीक है, उन्होंने कर दिया इसको इंसुलेट. हाँ, ये आप सोच रहे होंगे सफियर तो कहीं से नहीं लगेगा. ये मैं बताती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों करा यहाँ पे. तो यहाँ पे उन्होंने छोड़ा एक रास्ता, एक होल, जो कि क्या होगा, जहाँ से क्या आ सकेंगे, जो इंसिडेंट रेडिएशंस है वो आ सकेंगी. ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप दिया ऐसा. तो क्या हुआ, जब रेडिएशंस इस पे आ रही थी, ठीक है, इस यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो क्या हुआ कि ये इसके अंदर की ये जो होल्स है ना, ऐसे कभी फिर यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ये बस ऐसे टकराती हुई इसके अंदर ही घूमती रही. ठीक है, ये उन्होंने देखा. हुआ ये कि भाई तुमने इंसिडेंट रेडिएशन डाली है, ये अंदर की ही वॉल से टकरा के क्या हो रहा है, अपना टकराती जा रही है, इमिट होते जा रही है, रेडिएट होते जा रहे हैं, अंदर ही सब कुछ चल रहा है प्रोसीजर सारा. अब इन्होंने बाहर इंसुलेट क्यों करा इसको, तो क्या हुआ कि इन्होंने इसका एक टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है. ठीक है, अब इसके अंदर ये सारा प्रोसीजर चल रहा है, वो इमिट हो रही है, इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा कि क्या होगा कि वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, ग्लो करेगी. ये जो होलो सफियर है क्या करने लगेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, कुछ ना कुछ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी रेडिएशंस की वजह से. तो ताकि वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है रेडिएशंस की वजह से वो क्या ना कर सके, इससे बाहर ना जा सके और हम इसको अच्छे से स्टडी कर सके. ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, इंसुलेट कर दिया गया. ठीक है, तो ये पूरा ऐसा प्रोसीजर था. तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि वो
जो बॉडी है वो क्या कर रही है, ये पूरा होल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा ब्लैक उससे कॉट कर दिया था, यहाँ पे एक लैम्प की मतलब हेल्प से इसको क्या कर दिया था, ब्लैक वगैरह कर दिया था पूरे को। तो बस वो देखा गया कि जितनी भी टाइप के तुम रेडिएशन उस पर डाल रहे हो ये सबको एब्जॉर्ब करे। मेन कुछ भी नहीं है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ये डायग्राम आना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली था क्या। सिर्फ वो हर टाइप की रेडिएशंस को, जो इंसिडेंट रेडिएशंस थे उसको एब्जॉर्ब करा था और उसको क्या कर रहा था, फिर वो अच्छा इमीटर भी था। बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में लिख सकेंगे। बस तुम्हें इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ना है अगर तुम्हें एग्जाम में इसको अच्छे से लिखना है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकल गया कि ये क्या है, एक अच्छा इमीटर भी है और एक अच्छा क्या है, एब्जॉर्बर भी है, ठीक है सब। इसके बाद एक और चीज़ आई कि जो BBR है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है ना, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं, क्या माना जाता है कि उसके, हमें पता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो उस चीज़ को उससे कनेक्ट करा गया कि भाई ये ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ रेडिएशंस वगैरह है जो प्रोड्यूस हो रही है, उनको एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ माना गया, ठीक है। बस आप एक बार ध्यान से सुने और एक बार इसको थोड़ा थ्योरेटिकली अपनी बुक से पढ़ें, तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन के अंदर क्या था कि हमने क्या करा, ये बात तो हमने पढ़ ली कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, वो इमिट करते हैं, हर टाइप की रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, देन इमिट करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं, एक ले लिया इन्होंने इनक्लोजर, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, ऐसे टांग दिए 2 बॉल्स, ठीक है। तो ये बॉल्स टांग दी, मान लो इसका कलर ये ले ली ब्लैक और ये ले ली इन्होंने वाइट। तो इन्होंने अब क्या करा, इस पूरे का जो टेम्परेचर था ना उसको इन्होंने क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन कर दिया इसके टेम्परेचर को। फिर क्या हुआ, अब कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर हो चुका है मेंटेन। तो इन्होंने ये देखा कि भाई ये तो ठीक है कि जो भी रेडिएशंस वगैरह निकल रही हैं, जो वॉल्स हैं वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब भी कर रही हैं, इमिट भी कर रही हैं, ठीक है। ये यहाँ से आ रही, मान लो ऐसे टकरा के जा रही है, ये कहीं जा रही है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। पूरे इस कंटेनर के अंदर, कैलो इनक्लोजर के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो क्या हुआ कि फिर ऑब्वियस है कि ये इसके अंदर अगर रखा हुआ है, ये 2 बॉल्स इसके अंदर है, तो क्या होगा, ये बॉल्स भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखी गई। तो पाया गया, मैं इसको यहाँ से साफ कर देती हूँ इस वाले को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखा गया कि अगर ये जो बॉल्स हैं दोनों की दोनों, इनको हम ऐसे किसी भी टेम्परेचर के अंदर मेंटेन करके रख रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों के दोनों बॉल्स है ना, ये क्या कर लेंगे, ये वो टेम्परेचर अटेन कर लेंगी, दोनों की दोनों बॉल्स ऐसा टेम्परेचर अटेम्प्ट कर लेंगी जो किसका है, इस पूरे इनक्लोजर का हमने जो मेंटेन करा था। अब समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो बॉल्स हैं ये किसका टेम्परेचर मेंटेन, किसके जैसा इनका टेम्परेचर है, किससे हो जाएगा मैच इनका टेम्परेचर, जो इस पूरे इनक्लोजर का टेम्परेचर था, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने इस बात को ही थोड़ा डीपली स्टडी करा कि किरचॉफ्स लॉ था जो वो 1859 में किरचॉफ ने दिया था, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता ईयर वगैरह, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ आपको। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने इसको एब्जॉर्ब करा, तो इनको फिर आगे स्टडी करा गया कि भाई ऐसा, अब तुम एक बात बताओ कि 2 बॉल्स से तुम्हारे पास, तुमने कहा कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सब टाइप की रेडिएशंस को भाई क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा फिर क्यों हुआ, अगर ये ज़्यादा स्पेशल है तो इनका टेम्परेचर इसके सेम क्यों हुआ, मतलब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था इस बॉल में और इस बॉल में। टेम्परेचर जो इन्होंने अटेन करा है इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था, क्योंकि ये है इससे अलग। अब जैसे एक बात है कि भाई तुम देखो कि यहाँ पे कुछ सामान रख रखा है मैंने, ठीक है। कोई बच्चा है, उसकी हाइट है, मान लो ये बच्चा है A, ये है B, इसकी हाइट है इतनी, ये मान लिया हमने। अब इसको इस यहाँ से कुछ सामान उतारना है, आसानी से सामान उतार ले यहाँ से, ठीक है। ये हो गया।
इसको आसानी होगी ना ज़्यादा, या फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, मतलब ये दोनों डिफरेंशिएट करें। तो अगर तुमने हमें बताया है पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ऐसी होती हैं कि भाई हर टाइप के रेडिएशंस को वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर तो यहाँ पे क्यों इनका टेम्परेचर सेम हो गया, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे पढ़ी गई। तो फिर क्या हुआ, किरचॉफ ने यही रिलेशन दिया था, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊँ तो रिलेशन दिया था इन्होंने किसके बीच, कि कितनी उसकी इमिटेंस है और कितनी उसकी क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी है, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी, ये उन्होंने बताया, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे इसको हम बोल देते हैं इसे, तो किसी सब्सटेंस के लिए तो उसको हम बोल देते हैं AMS बोल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों को पढ़ा, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने इनका रिलेशन दिया तो उन्होंने एक बात देखी, वो जो अपना डायग्राम था ना, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, यहाँ पे एक ब्लैक और यहाँ पे एक वाइट बॉल ले ली थी एंक्लोजर के अंदर, और उनका टेम्परेचर वगैरह देखा गया कि किसका टेम्परेचर कितना है, तो वो सेम मिला था हमें। तो फिर हुआ क्या, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो इनकी एब्जॉर्प्टिविटी है, सॉरी जो इमिटेंस है, और जो किसी भी सब्सटेंस की, और जो उसी ही सब्सटेंस की अगर क्या है हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी है, तो वो किसके इक्वल आई, वो आई EB यहाँ पे क्या है, जो इमिटेंस है किसकी, ब्लैक बॉडी की। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या सीन हुआ कि जो उसकी इमिटेंस है उसका रेशो जो है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी के साथ उसी सब्सटेंस की, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ब्लैक बॉडी जो है हमारे पास, उसकी इमिटेंस क्या है, वो किस वो कितनी अमाउंट में रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ये था हमारे पास किरचॉफ्स का लॉ। तो एक छोटी सी बिल्कुल 2-4 लाइन की डेरिवेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो हमारे पास ES है वो हमने सब्सटेंस के मान लिए, इमिटेंस मान लिया, तो मान लो कि क्यू नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है उसमें से इमिट हो रही हैं, सॉरी हमने उसके ऊपर जो क्यू नंबर ऑफ रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट कराए, नंबर ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, और जो उसने एब्जॉर्ब करी है वो है मान लो हमारे पास AS, ठीक है, ये हो गया सरफेस पे, ये हमने उसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है, तो क्या हो गया, ये हो गया इसके इक्वल, ES इक्वल्स टू AS इंटू क्यू हो गया, ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस हमने डाली थी, कितनी उसने एब्जॉर्ब करे हैं, इक्वल्स टू कितनी वो इमिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या हुआ, अब अगर हम बात, अब हमने B के इक्वल बोला था इसको, तो करते हैं वहाँ से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगर हम B की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी AS या B जो होते हैं एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो 1 के इक्वल मान जाती है, क्योंकि वो सभी टाइप की क्या करता है, रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमने मान ली वो कितनी है, मतलब उसने सरफेस पे उसने कितनी एब्जॉर्ब करी है, और हम उसको क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे और इसको हम क्या कर दें, ये इसकी बजाय EB लिखते हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, हमने इसको कितना लिखा, AS को हमने 1 माना, ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा, यानी कि हम EB की बजाय यहाँ पे क्यू की बजाय यहाँ पे क्या, मतलब क्यू की जो वैल्यू है EB वो यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास ES की वैल्यू क्या आ जाएगी, AS इंटू EB आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। और अगर मैं क्या करूँ, इस वाली वैल्यू को यहाँ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगी, EB की वैल्यू आ जाएगी। बस यही इतना सा ही हमारे पास क्या था, किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशन थी। ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ्स लॉ की डेरिवेशन, ठीक है, हो गया। यहाँ से आप उसकी डेरिवेशन भी, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। इसके अंदर हम मेनली क्या बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, एनर्जी डेंसिटी बस एक छोटा सा ग्राफ है जो हमें पढ़ना है, जो किसके बीच है, एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। तो क्या माना,
इन्होंने ये बस ये क्या है, इसको हम ना रेडिएशन कर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ऐसे, यहाँ पे है हमारी वेवलेंथ। मैं आपको डायग्राम, आपको इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास, यहाँ पे इस साइड वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, वेवलेंथ हमारी मिलीमीटर में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या देखा गया, इन्होंने ये कहा कि भाई ये तो ठीक है कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एमिट कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ना एक जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करा, मतलब स्टडी करा, तो एक बात देखी इन्होंने। हाँ, और एक बात 1899 में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा गया था, ठीक है। इसके ऊपर ये सारी डिस्कवरी, मतलब मेन जो एक ग्राफ था वो दिया गया था 1899 में। तो क्या हुआ कि ये देखा गया कि भाई अगर हम लोग टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रही हूँ 7000 की केल्विन, ठीक है। तो उसके बाद मैं टेम्परेचर ले रही हूँ मान लो 5000 के, मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3000 के, ऐसे ही बस टेम्परेचर हम वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 1500 ले रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया ऐसे, मान लो ये 700 केल्विन है, ठीक है। ये मैंने, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, मैंने जस्ट अपने अकॉर्डिंगली इसको लिखा है। तो क्या हुआ कि ये देखा गया, इस ग्राफ ने ये एक्सप्लेन कर दिया हमें कि ऐसा है कि जो एनर्जी डेंसिटी है ना, वो हर जगह क्या नहीं है, मतलब हर एक वेवलेंथ पे वो सेम नहीं है बिल्कुल भी। कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ही ऐसी है जहाँ पे वो क्या है, मैक्सिमम है। देखो अगर हम बात करें इस वाले वेवलेंथ की, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये एक ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसके ऊपर क्या है, एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है। और फिर यहाँ से इस ग्राफ से हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिकली। क्या, एक तो जब तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि टेम्परेचर वेरी करने से हमारे पास क्या वेरी कर रही है, एनर्जी डेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, बता रहा है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो तो वेरी कर ही रही है। कैसे वेरी कर रही है, जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो घट रही है, ठीक है। इस ग्राफ से हम ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इससे तो हम ये आसानी से कंक्लूड कर पाएंगे कि आखिर वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी से कैसे कनेक्टेड है, और उसके साथ में जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। बस इतना सा ये ग्राफ है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ थ्योरेटिकल लिख के आना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और फिर ये आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको रेडिएशन कर्व्स बोलते हैं, ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इससे कवर हो जाएगा। पहला ला है हमारे पास स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। और सेकंड है हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमने ग्राफ पढ़ा था बिल्कुल उससे मिलता जुलता सा है। तो स्टीफन का जो बोल्ट्जमैन लॉ है वो हमें क्या कहता है कि जो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, वेवलेंथ हमारी मतलब हमने वेरिएशन पढ़ी थी कि कौन किसके साथ कैसे वेरी कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ ये आपस में कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये पढ़ा था। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि पता है ये चीज़ देखी गई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, तुमने उसके ऊपर किस फ्रिक्वेंसी से रेडिएशंस डाली है ना, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, वो इमिट होगी, जो रेडिएशंस कैसे इमिट होंगी वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, उसका रेट इस पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने किस चीज़ मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ करा है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वीन्स लॉ की हम बात करें तो वीन्स लॉ में कुछ नहीं, बस स्टीफन्स लॉ में क्या होता है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ में क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, लैम्डा की पावर 4 की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक मिनट,
हमारे पास है वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला। वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला के अंदर क्या होता है, जो लैम्डा मैक्स होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हमने उसके ग्राफ के अंदर भी देखा था, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेवलेंथ क्या होती थी, कम हो रही थी। ठीक है, मतलब तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी वेवलेंथ होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, सॉरी। यहाँ पे क्या था, जो एनर्जी थी वो क्या होती है, जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसकी जो फोर्थ पावर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसको यहाँ से कांस्टेंट लगा दें यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक चीज़ और देखी गई कि जो ये हमारे पास है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लगाया उसकी वैल्यू हमने ली थी 0.2854 और समथिंग ली थी। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, बस इतना सा है, ये 0.2892 थी। ठीक है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल्स टू, मतलब कि देखो ये कैसे होगा, लैम्डा मैक्स ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लिखें, ये इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू इसने रखी 0.292892। ठीक है, बस ये इतना सा था, हमें ये पढ़ना था, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारे दो लॉज हैं जो कि बहुत इजी, बस डेफिनेशन तो इनके इससे क्लियर हो जाएगी कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बस उसको हटा के हमें कांस्टेंट लिखना है। ये इसकी इतनी सी डेरिवेशन है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा तुम टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वेवलेंथ क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। यानी कि तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब तुम्हारा टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, सबसे कम होगा, उसी टाइम पे तुम्हें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। और टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी डेंसिटी क्या करेगी, कलर की वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है ना, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। और जो हमारे पास ब्लू कलर होता है उसकी क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, शॉर्टर वेवलेंथ। हो गया, तो जब रेड से ब्लू कलर में चेंज आता है, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेव से शॉर्टर वेवलेंथ, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेड कलर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। आप ये बात ना भूलें, जब हम क्या करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होता है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर में चेंज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर में चेंज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। ठीक है, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं ना, उसके अंदर हम मानते हैं, ऐसा होता है कि जो ये रेडिएशंस वगैरह का जो सब सिस्टम हो रहा है कि वो रेडिएट कर रही हैं, इमिट कर रही हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ये पूरा जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो ये रेडिएशंस का और इमिशन का जो पूरा प्रोसीजर या फिर प्रोसेस हम पढ़ते हैं, वो किस पे बेस्ड होता है, वो ऑसिलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो लॉज और हैं। एक लॉ है, ये जो लॉ होता है वो मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर बेस्ड होता है। बस आपको एक ही दो लाइनें लिखनी होती है, शायद 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज पे बेस्ड होता है। इसका फिर हमें लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ई लैम्डा क्या होता है, 8πhc अपॉन लैम्डा 5 e की पावर माइनस hc अपॉन kt। ठीक है ना, ई लैम्डा इक्वल्स टू 8πhc, लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस hc बाई kt। बस इतना सा हमें याद करना है और इससे हम आसानी से 2 नंबर ला सकते हैं। वीन्स कंट्रीब्यूशन लॉ मॉलिक्यूलर साइज पे बेस्ड होता है और इसकी आप डेफिनेशन देख लेंगे एक बारी, बिल्कुल
छोटे से कुछ होगा नहीं उसके अंदर, बस वो लिखा होता है कि मॉलिक्यूलर साइज़ के ऊपर वो बेस्ड है। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला है ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की माइनस एच सी बाई के टी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्लास में, खासकर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लर्निंग। वीन्स डिस्प्लेसमेंट की तो स्पेशलिटी इतनी है कि वो रेड कलर को जब मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, तो फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला है वो, ठीक है। वो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, रिले जीन्स कंट्रीब्यूशन ला। इसके अंदर सिर्फ बस क्या है, ई लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो क्या होती है 8 पाई लैम्डा 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है के टी। बस यहाँ से हम एक बात निकाल सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है लैम्डा की पावर 4 के क्या होता है रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये रिले जीन्स कंट्रीब्यूशन ला था हमारे पास, ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई लैम्डा 4 लैम्डा की पावर 4 के टी। और बस हम ये सारी कांस्टेंट टर्म्स ही हैं ये वाले, और ये क्या हो गया हमारे पास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो उम्मीद है आपको चारों लॉज समझ आए होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।